हेलो फ्रेंड, जय हिंद। वेलकम टू एडुकार्त एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी के सीरीज में देखेंगे कक्षा 8 की पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन 3 का अध्याय 1 भारतीय संविधान। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था, संविधान के उद्देश्य, संविधान के कितने उद्देश्य हैं, क्या है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं इसको। संविधान के 3 उद्देश्य थे। कल हम लोगों ने देखा था 3 कथा चित्र के रूप में भी देखा था। बुनियादी नियमों का समूह बनाना जो कि लोग वो सरकार को नियंत्रित करे। क्या है पहला उद्देश्य? बुनियादी नियमों का समूह बनाना जो लोग और सरकार को क्या करे, नियंत्रित करे। दूसरा उद्देश्य क्या है? देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। देश लोकतंत्र होगा या राजतंत्र होगा, जैसा कि हम लोग नेपाल के बारे में देखे थे। तीसरा है उद्देश्य, हम खुद को अपने आप से बचा सके, यानी कि पार्टी पॉलिटिक्स से परेशान होकर के हम ये सोचने लगे कि तानाशाही या फौजी शासन ही सही है। इस तरह के परिवर्तन को आसानी से ना होने देना, यानी कि बुनियादी नियमों को आसानी से नहीं बदलने देना, जिससे लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा होती रहे, स्वतंत्रता का हनन ना हो। ये 3 उद्देश्य था। आगे हम देखते हैं भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण। भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण क्या है? कल देखे थे हम लोग उद्देश्य क्या है। आज लक्षण देखते हैं, क्या है लक्षण। चलिए आगे चलते हैं। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए, यानी कि जब हमको स्वतंत्रता मिल जाएगी अंग्रेजों से, हमारा शासन व्यवस्था कैसा हो। इस पे हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के सेनानी जो थे ये विचार कर रहे थे। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था, जो नियम बाध्यकारी भी थे, जो नियम बाध्यकारी भी थे, वे उन्होंने खुद नहीं बनाए। जिस नियम को वे खुद खराब मानते थे, उन्होंने आजादी के बाद भारतीय संविधान में वैसा नियम नहीं बनाया। उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया, बकायदा राजतंत्र के स्थान पे। मतलब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था, जबरदस्ती मानना पड़ता था, उन्होंने वैसा नियम खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वतंत्र भारत। जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ करके चला जाएगा तो हमारा देश कैसा होगा? लोकतांत्रिक होगा। इसी आदर्श से, इसी मोटिवेशन से भारत के सब लोगों ने आजादी की लड़ाई को लड़ा था। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा, जैसा कि हम लोग देखे भी कि समानता का अधिकार के तहत 14 से 18 तक में जो लिखा गया है, स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार के तहत सबको समान माना गया है। सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। जैसे आप जानते हैं लोकतंत्र में कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है। कुछ मूलभूत क्राइटेरिया है। भारत का नागरिक होना चाहिए, एक निश्चित आयु होनी चाहिए, इस आधार पे। और जैसे कि हम लोग देखे हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का, 18 वर्ष अगर कोई व्यक्ति पार कर चुका है वर्तमान में, और आजादी के समय अगर देखें तो उस समय 21 वर्ष अगर कोई व्यक्ति पार कर चुका है तो वो वोटिंग राइट रखता है। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए। लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम, कामकाज के नियम क्या हो। देखिए क्या कर रहा है। अब मान लिया जाए कि अब कोई शासन नहीं है, शासन रहेगा तो ना देश सुचारू रूप से चलेगा। तो वही है कि भारत अगर लोकतंत्र हो गया तो सरकार का गठन कैसे किया जाए और सरकार कामकाज कैसे करेगी और उसका नियम क्या होगा, इसकी बात कर रहे हैं ये लोग। यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। वे सभी क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामों के नियम का क्या हो, इसको कौन तय करेगा? इसमें इसके लिए एक आदमी नहीं चाहिए,
इसके लिए 1946 में 300 लोगों ने योगदान दिया था। ठीक है? लगभग-लगभग 300 लोगों ने। ऐसे देखा जाए तो 389 सदस्य थे, फिर पाकिस्तान का विभाजन हुआ, वो लोग चले गए, तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ 299 सदस्य बचे हुए थे। एक अध्यक्ष को जोड़ दें या जो भी लगभग-लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया था। कब गठित हुआ था? हम लोग कल देखे थे 9 दिसंबर 1946 को। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक। यहाँ संविधान सभा में वल्लभ भाई पटेल जा रहे हैं। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना ही भाषा एक थी, ना एक धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी, ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश भारी उथल-पुथल से गुजर रहा था। उथल-पुथल यानी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें यह तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगे। उस समय की अगर सामाजिक आर्थिक स्थिति देखें तो जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी भयानक थी। जब आजाद हो रहा था तो संसाधनों का भी वितरण हुआ, लोग इधर से उधर गए, बहुत सारे शरणार्थी आए, यहाँ से पाकिस्तान जाने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले। इन लोगों की स्थिति दयनीय थी। बहुत सारे लोग शरणार्थी शिविर में रह रहे थे। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया, यानी कि संविधान दिया, जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है, जैसे कि हम लोग ऊपर देखे थे और छठा क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि विविधता क्या है। भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, खान-पान के आधार पे सब विभिन्न है। लेकिन सबको एक रखते हुए, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए हमारे संविधान सभा ने एक दस्तावेज तैयार किया, जो कि हमारा आज का संविधान है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया, उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया। देखिए, ये हैं बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भले ही कानून बन गया हो, अभी भी अनुसूचित जाति बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन कौन करेगा? सवर्ण हिंदू अधिकारी करेंगे। देखिए, जैसे कि हम लोग देखे थे कि सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है कानून बनाना और उसको लागू करना। तो सरकार भी 2 तरह की होती है, एक अस्थायी, एक अस्थायी, यानी कि ये क्या है? कार्यपालिका है। अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में जैसे हम लोग जानते हैं मंत्री, विधायक वगैरह सब, और अस्थायी विधायिका में जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वगैरह सब हैं, ये क्या है? अस्थायी कार्यपालिका है। तो अब अस्थायी कार्यपालिका में तो सवर्ण लोग ही बैठे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़ करके शामिल हो, ताकि नियमों का अच्छे से पालन किया जा सके। कानून तो बन गया है, लेकिन कानून का पहुंच उन तक तो हो ना। तो ऐसा उनका मानना था। किनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, विविधता में एकता की बात पढ़ चुके हैं, सामाजिक आर्थिक सुधार भी देखेंगे, प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे।
इसे समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह से हल किया। आगे देखते हैं संघवाद। संघवाद क्या है? जैसे कि हम लोग देखे थे इससे पहले पंचायती राज और राज्य शासन कैसे देख करता है, स्थानीय स्तर का शासन देखे थे और राज्य स्तर का शासन देखे थे। इसका मतलब है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी है देश, इसमें क्या है, राज्य स्तर पर भी है और केंद्र स्तर पर भी है। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। तीसरा स्तर क्या है? दूसरा हो गया, पहला हो गया, तीसरा पीआरआई हो गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और हम देख चुके थे पिछले कक्षा में राज्य सरकार का कामकाज कैसे चलता है। हम इस बार देखेंगे केंद्र सरकार के बारे में। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब है कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेने पाए। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई। इसलिए क्या किया गया? प्रांतीय स्तर पे, जिसको जिसको कि हम लोग राज्य स्तर भी कहते हैं। राज्य स्तर भी कहते हैं। सरकार की व्यवस्था की ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके, क्षेत्र के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। याद रखिएगा, भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। हम लोग देखे हैं 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट यानी कुल 4 लिस्ट देखे थे। एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची स्टेट और तीसरा देखे थे कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट जो बचा खुचा शक्ति है। तो मतलब राज्यों को भी कानून बनाने का पावर दिया गया है। कि क्या दिया गया है? राज्यों को भी पावर दिया गया है, स्वायत्त फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। क्या कर रहा है? राष्ट्रीय स्तर या राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए देखो, दोनों का कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए? केंद्र का और राज्य का। संविधान में कुछ सूचियां दी गई है जिन्हें बताया गया कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है, जैसा कि 7वें शेड्यूल की चर्चा हम लोग अभी तुरंत किए। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि नहीं होते हैं। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। किनसे मिले हैं? संविधान से ही राज्य को पावर मिला हुआ है और राइट्स मिला हुआ है। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है? संघवाद। यहाँ क्या किया गया है? सत्ता का बंटवारा किया गया है। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। संघवाद का सीधा और साफ सुथरा मतलब ये हुआ कि संविधान के द्वारा ही सत्ता का बंटवारा कर देना, जैसे केंद्र राज्य के बीच में। अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है शक्ति का हस्तांतरण करना, जैसे कि पंचायत को दिया गया, नगर पालिका को दिया गया, पावर क्या कर दिया गया? डिसेंट्रलाइज कर दिया गया।
ठीक है। शक्ति का हस्तांतरण और संघवाद क्या है? सत्ता का हस्तांतरण। दूसरा है संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। लोग क्या करते हैं? खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग, औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका हो। क्या है? सीधी भूमिका हो। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है। चुनाव लड़ सकता है एक सर्टेन एज के हिसाब से। जैसे कि आपको वोट का राइट मिला हुआ है, वैसे ही चुनाव में पार्टिसिपेट करने का भी अधिकार मिला हुआ है। पंचायती चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपको 21 वर्ष का होना चाहिए। लोकसभा, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, 25 वर्ष का होना चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। यहाँ पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है कि वो टैक्स पेयर होना चाहिए, जैसा कि पहले हुआ करता था। वो टैक्स पेयर होना चाहिए, संपत्ति होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। भारत में वर्तमान में कोई भी व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड का हो, वो चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में वोट दे सकता है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। ये प्रतिनिधि किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इस पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। इसके बारे में आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट हम लोग को समझना है ये लाइन, शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा किसमें किया गया है? विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में। ये क्या है? लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। ये क्या है? लोकतंत्र का आधार स्तंभ। तो हम लोग देखे थे संचार वाले टॉपिक में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लोकतंत्र का 3 स्तंभ था, और चौथा स्तंभ क्या था? मीडिया। अगला है न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा गया है, यानी कि विधायिका देख लिए, कार्यपालिका देख ली और न्यायपालिका देख लिए, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। यानी कि न्यायपालिका के बारे में, न्यायालय के बारे में हम लोग इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। इन जो सभी अंगों की, यानी कार्यपालिका की, विधायिका की और न्यायपालिका की शक्ति एक दूसरे से अलग होती है। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। जैसे देखिए, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गया। ये तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है, अंकुश रखता है। अब जुडिशरी भी लेजिस्लेचर पे रखेगा, लेजिस्लेचर भी एग्जीक्यूटिव पे एग्जीक्यूटिव भी, ऐसे करके ये सब एक दूसरे पर अंकुश बनाए रखता है। इसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस। कहता है प्रत्येक अंग एक दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। देखिए यहां क्या कर रहा है,
संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस प्रकार आशंका को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। देखिए, कई बार राज्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। राज्य, जैसे कि हम लोग अभी केंद्र और राज्य पढ़ रहे थे, तो ये वाला राज्य नहीं है। हम लोग कई सारे देश को देखते हैं, उस देश को ही राज्य की संकल्पना में लाया जाता है। राज्य होने के लिए 4 तत्व होने चाहिए, 4 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। पहला क्या है, इसमें देख देख लेते हैं हम लोग। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनाव के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 4 इंग्रेडिएंट में पहला मिल गया हमको, निश्चित भूभाग होना चाहिए, यानी टेरिटरी होनी चाहिए। निश्चित भूभाग, यानी कि अगर भारत की बात करें तो भारत की एक निश्चित टेरिटरी है। ये क्या है, भारत की एक निश्चित टेरिटरी है, में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि राज्य क्या है, एक ऐसी राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग देख लिए, और लोग, उसमें क्या होना चाहिए, लोग। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या होगा, लोग। तीसरा क्या हो गया, सरकार, और ये सरकार कैसा हो, संप्रभु हो। ये क्या हो, संप्रभु हो। ये 4 इंग्रेडिएंट जिसमें दिखता है वो सब राज्य है। जैसे कि आप चाइना ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, जितना भी देश 200 प्लस कंट्री है विश्व में, सब क्या है, अपने आप में एक स्टेट की अवधारणा को घोषित करता है। मतलब सब अपने आप में क्या है, स्टेट है। हम लोग जो राज्य कहते हैं, ये राज्य की संकल्पना उससे ही कुछ मिला हुआ है। हम देखेंगे या देखे भी कि राज्य को शक्ति बांट दिया गया है, सत्ता बांट दिया गया है। किसमें, संविधान के द्वारा ही। केंद्र सूची बना दिया गया है, राज्य सूची बना दिया गया है। मतलब राज्य क्या है, एजेंट नहीं है, बल्कि एक सहयोगी है, सत्ता का सहयोगी। सत्ता उसको बांट दिया गया है। राज्य की अवधारणा देखें, अगर बिहार है, बिहार के भी लोग हैं, एक टेरिटरी है, टेरिटरी भी है बिहार का, लोग भी हैं, बिहार की सरकार भी है, और कुछ हद तक वो संप्रभु है, क्योंकि वो वहां की जो सरकार है कानून बना सकती है और अपने लोगों पर लागू कर सकती है। कुछ हद तक, अगर थोड़ा सा ट्रांजिशन जोन होता है, फिर अगर उसको छोड़ दें तो वो भी क्या है, इसलिए उसको भी राज्य ही कह देते हैं, क्योंकि वो भी कुछ हद तक संप्रभु है, क्योंकि वो अपने लोगों पर कानून बना सकती है, कानून लोगों के लिए कानून बना सकती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक होता है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, राज्य के 4 इंग्रेडिएंट। पहला क्या है, निश्चित टेरिटरी होना चाहिए, यहाँ के लोग, निश्चित टेरिटरी और लोग, और यहाँ की सरकार होनी चाहिए, जैसे भारत सरकार, और संप्रभु, भारत सरकार से ऊपर कोई ना हो, भारत सरकार से ऊपर कोई ना हो। पहले हम लोग संप्रभु नहीं थे, हम लोग उपनिवेश थे। किसका, तो ब्रिटेन का। हमारे लिए कोई भी कानून बनता था तो वो कहाँ बनता था, ब्रिटिश संसद में बनता था, ब्रिटेन में बनता था। तो हम लोग संप्रभु नहीं थे, औपनिवेशिक थे। किसका उपनिवेश थे, ब्रिटेन का उपनिवेश थे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान के अंतरात्मा है। ये किन्होंने कहा है, बी आर अम्बेडकर ने कहा है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह पैदा कर दिया था। किसके प्रति, राज्य के प्रति संदेह पैदा कर दिया था। जैसे कि हम लोग देखे थे, ब्रिटिश राज हमारे यहाँ आकर के शासन कर रहा था, और उस दौरान वो लोगों के अधिकारों का हनन किया। तो हमें भी थोड़ा सा क्या हुआ था, शक हुआ था, हो सकता है कि हम जिस राज्य को बनावें वहां की सरकार भी क्या करे,
अपने ही लोगों का अपने ही लोगों के अधिकारों का हनन करने लगे। तो इसके लिए क्या करें? संदेह की भावना तो पैदा हो गई थी। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भावना पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। हम इसको लिख दिए किसमें? पार्ट 3 में, संविधान के पार्ट 3 में इसमें फंडामेंटल राइट की बात किया गया है। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। मौलिक अधिकार किसे बचाते हैं? अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान क्या करता है? राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों की अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यक से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया। हम लोग कल देखे थे कि खेलने के लिए जो क्लास में लड़का था उसका जनसंख्या ज्यादा था तो वो जीत गया था, लड़की जनसंख्या कम था तो वो हार गई थी। तो मतलब बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा का आश्वासन भी कौन देता है? संविधान देता है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला पहला उद्देश्य क्या है? हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। और दूसरा क्या है? ये अधिकार उस हर सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। आप देखेंगे आर्टिकल 13 कहता है कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अगर कोई कानून बनाती है तो वो कानून अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो जिस सीमा तक उल्लंघन करती है उस सीमा तक उस कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि बनाए गए कानून पर मौलिक अधिकार को ऊपर रखा गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का है, इसको कहते हैं डीपीएसपी। जिस तरह से हम लोग देखें मौलिक अधिकार को, ये क्या है? राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य, इसमें राज्य का कर्तव्य, ये संविधान के पार्ट 4 में दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। किसके लिए? लोगों के लिए। जैसे आप समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करते हैं, समान नागरिक संहिता की बात करते हैं और स्वास्थ्य की बात करते हैं। ये सब किस में है? ये कौन? पोषण की बात करते हैं, पोषाहार की बात करते हैं, पर्यावरण की रक्षा वगैरह सब की बात करते हैं। ये सब किस पे कहा गया है? ये डीपीएसपी में कहा गया है और यह राज्यों का कर्तव्य भी है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? आप फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट आप न्यायालय जा सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट न्यायालय में प्रवर्तनीय है। लेकिन फंडामेंटल राइट के अगर उल्लंघन होता है आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन अगर डीपीएसपी के राज्य अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है, कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आप न्यायालय में इसको कहा जाता है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। आप इस आधार पर नहीं जा सकते हैं कोर्ट कि स्वास्थ्य की देखरेख करे। हालांकि धीरे धीरे परिवर्तन के साथ इसको मौलिक अधिकार में रख दिया गया, आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार के संबंध में रख दिया गया, पर्यावरण को जोड़ा गया। ये सब चीजें किया गया है समय के साथ। चलिए फंडामेंटल राइट को थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों से कुछ अधिकार लिया गया है। समानता का अधिकार, ये क्या है? समानता का अधिकार। कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति, धर्म, मूलवंश से संबंध रखता हो, सब बराबर है। इस अधिकार में यह भी कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव
नहीं किया जा सकता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। राज्य के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इस किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया। आर्टिकल 17 में बात करता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में कहा गया है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने का तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। इससे पहले संपत्ति का भी अधिकार था, जिसको कि 48वां संविधान संशोधन के तहत चेंज कर दिया गया। 48 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको चेंज कर दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान में कहा गया कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। आर्टिकल 23 एंड 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। आप देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक किया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संविधान में कहा गया कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ये कहा गया है आर्टिकल 29 और 30 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार, जैसा कि हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, तो वही है संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32। और आर्टिकल 226 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं? 32 के तहत जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत जा सकते हैं कहाँ? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी रिट जारी करेगा और सुप्रीम कोर्ट भी 5 तरह का रिट जारी करता है। रिट आगे देखेंगे, हेबियस कॉर्पस है, मेंडमस है, क्यो वारंटो है, सरसरी है, ये सब 5 तरह का रिट जारी करता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देगा। इस बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। पंडित नेहरू ने कहा था कि हम किसी भी धर्म को नहीं अपनाएंगे, सब धर्म समान होगा, सर्व धर्म समभाव की बात करते हैं। ऐसा एक इंसिडेंट है कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में राजेंद्र प्रसाद गए थे, तो नेहरू इसका विरोध किए थे कि एक राज्य का प्रमुख होने के नाते, स्टेट हेड होने के नाते, क्योंकि उस समय वे भारत के राष्ट्रपति थे, आपको अपना जो कार्य है वो करना चाहिए, ना कि मंदिर उद्घाटन में जाना चाहिए, क्योंकि नेहरू जी समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष के बहुत बड़े अनुयायी थे। अब आप इस बात को समझने लगे हैं, कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं, वहां देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। आप देखिए, जब हमारे यहाँ संविधान नहीं था, ब्रिटिश रूल था, तो हम उपनिवेश थे। जैसे हमारे यहाँ संविधान लागू हो गया, खुद का संविधान, तो उसमें हम लिखे कि हम लोकतंत्र होंगे। हम जैसे कि प्रस्तावना पढ़िए, उसमें क्या दिया गया है? हम भारत के लोग। तो मतलब ये संविधान कौन बना रहा है? भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है, और इसको अंगीकृत भी कौन किया है?
भारत के लोगों ने ही इसको अंगीकृत किया है। प्रस्तावना में पूरा लिखा हुआ है, वही है उद्देश्य प्रस्ताव। कि हमारा उद्देश्य क्या है, ये संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 में। उद्देश्य प्रस्ताव किन्होंने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। हम नेपाल में भी यह देख चुके हैं कि किस तरह से संविधान बदला, देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल गया। राजतंत्र से लोकतंत्र, लोकतंत्र से फिर राजतंत्र, राजतंत्र से फिर लोकतंत्र। वहां लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की जरूरत भी पैदा हो गई थी। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है, वे कई बार काफी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है। लेकिन अभी आप इस बारे में ज्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इस सभी पहलुओं पर आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएंगे। देखिए, यह लिखा गया है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान के एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सबसे ऊपर में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साइन कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। श्री जयराम दास दौलतराम, खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, जॉन मथाई वित्त मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री था, उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। ये सब क्या है? मंत्री भी हैं। जैसे कि हम लोग अभी देखे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और श्री जयराम दास दौलतराम क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर, जिसके नाम से एम्स का जो एक हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है, तो वो भी रखा गया, राजकुमारी अमृत कौर के नाम से ही रखा गया है। वो क्या थी? हमारी पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। डॉक्टर जॉन मथाई हमारे क्या थे? वित्त मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे। उनके पीछे जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। देखिए यहाँ इस तरह से ऐसे कर। आगे हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। जो मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। आगे है अभ्यास। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में चर्चा कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, ताकि शब्द संकलन। मनमानापन, जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों या पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? तानाशाही भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति की मनमानी चलने लगती है, या जहां नियम तय नहीं किए गए हों या जहां फैसलों का कोई आधार नहीं हो, उसे ही मनमाना कहा जाता है। आदर्श, जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं सदी में हुआ था। इस आंदोलन में हजारों मर्द औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए थे। यह आंदोलन 1947 में भारत की आजादी के परिणत में हुआ। इसी वर्ष के इतिहास की पाठ्यपुस्तक में इस आंदोलन को आप और अच्छी तरह से जानेंगे। जब इतिहास की चर्चा करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे। राज व्यवस्था क्या है? पॉलिटी, इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है। भारत क्या एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है। संप्रभु, इस अध्याय के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है। स्वतंत्र जनता को क्या कहा गया है? संप्रभु कहा गया है। हमारे संविधान को पावर किससे मिल रहा है? लोगों के जरिए मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि लोगों के द्वारा ही तैयार किया गया है। उस बुनियादी नियमों को किसने बनाया? लोगों ने बनाया, और सब सहमत से होकर के बनाया है। मानव व्यापार,
राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार विभिन्न चीजों की गैरकानूनी खरीद, बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है। इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों की गैरकानूनी खरीद-फरोख्त से है, जिसे मानव व्यापार कहा जाता है। जिसे पहले देखते थे गुलामों को खरीदा जाता था, तो वही है मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का खरीद-बिक्री किया जाता है, महिलाओं का खरीद-बिक्री किया जाता है वेश्यावृत्ति के लिए। इसे कहते हैं मानव व्यापार। निरंकुशता, इसका मतलब सत्ता या अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है। चलिए, आज यहीं तक, फिर कल मिलते हैं इस सीरीज में। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।